नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक को करेंगे संबोधित। सम्मेलन में विमानन उद्योग से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर होगी बात। सफलतापूर्वक चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच। अल्जीरिया, स्पेन, ब्रिटेन, लाइबेरिया और ब्राजील समेत तमाम देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को मिल रहा है व्यापक समर्थन। पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना आज से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम गणमान्यों से करेंगे मुलाकात। पूर्वोत्तर में भारी बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर। गृह मंत्री ने लिया असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के हालात का जायजा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना मौके पर तैनात। और मुंबई इंडियंस को हराकर पंजाब किंग्स पहुंची आईपीएल फाइनल में। आरसीबी और पंजाब किंग्स के पास पहली बार आईपीएल चैंपियन बनने का मौका। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करेंगे। 3 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में विमानन उद्योग से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन में 1700 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधि, सीईओ और नीति निर्माता शामिल होंगे। वैश्विक विमानन क्षेत्र में उभरते कौशल की वजह से पूरे विश्व की निगाहें भारत पर हैं। इसे और ज्यादा प्रोत्साहित किए जाने को लेकर दुनिया के प्रमुख हवाई उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधि 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ में हिस्सा लेंगे, जिसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। ये 1983 के बाद पहला मौका होगा जब ये भारत में आयोजित हो रहा है। इसकी मेजबानी इंडिगो कर रहा है। 1 से 3 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर से 1700 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें सीईओ, नीति निर्माता और मीडिया प्रतिनिधि शामिल होंगे। It gives a good foundation, a base on which India to build further and carry on from having been the 4th largest to now becoming the 3rd largest aviation market in the world. I think the trajectory is indeed right. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य वक्ता होंगे, जो वैश्विक विमानन मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। वार्षिक आम सभा के बाद आयोजित होने वाला विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन विमानन क्षेत्र के भविष्य पर केंद्रित रहेगा, जहां सतत विकास, नवाचार और वैश्विक संपर्क जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। Reference to India, it is now the 3rd largest aviation market in the world. So given all of these developments, the significance of Indian aviation, the emergence of stronger airlines, development of airport infrastructure, it is really opportune that we will have Prime Minister Mr. Narendra Modi delivering the keynote. भारत का विमानन क्षेत्र तेजी से उड़ान भर रहा है। यह लगभग 3,70,000 लोगों को सीधे रोजगार देता है और $5.6 बिलियन की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी करता है। पर्यटन और अप्रत्यक्ष प्रभावों को मिलाकर ये आंकड़ा बढ़कर 77 लाख नौकरियों और $53.6 बिलियन का योगदान बन जाता है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% है। जब वैश्विक विमानन उद्योग अपने भविष्य की दिशा तय कर रहा है, तो दुनिया की निगाहें टिकी है नई दिल्ली पर। रिकॉर्ड भागीदारी और उच्च स्तर की बातचीत के साथ भारत न सिर्फ IATA की मेजबानी कर रहा है, बल्कि नेतृत्व भी दे रहा है भारत मंडपम में। कैमरा पर्सन अनिल ठाकुर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और दुनिया भर में पाकिस्तान और उसके समर्थित आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए केंद्र सरकार की पहल पर राजनीतिक दलों का प्रतिनिधिमंडल कई देशों के दौरे पर है। और इसी क्रम में डीएमके सांसद कनिमोई के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल स्पेन में है। अपनी स्पेन यात्रा के दौरान डीएमके सांसद कनिमोई ने कहा कि हम भारत के नागरिकों के रूप में एक स्वर में एक साथ आए हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया ये समझे कि भारत को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। We come together
as citizens of India in one voice, bringing the message of our government. India is not seeking revenge. India wants accountability. We want justice. So we bring this message. We want the world to understand that India cannot be blackmailed. India cannot be silenced because they say that they're a nuclear armed country. प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भाजपा नेता कैप्टन ब्रजेश चौटा ने कहा कि हम पिछले कई सालों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को झेल रहे हैं। पहलगाम में आतंकवादियों ने लोगों का धर्म पूछा, महिलाओं और बच्चों को अलग किया और फिर उनकी हत्या कर दी। भारत का संदेश साफ था कि हम इसका जवाब देंगे। Every terror attack is only a new form and new shape, but the root cause is Pakistan. As simple as that. The root cause is Pakistan. And terror has not just happened in Kashmir. Terror has happened in Delhi, terror has happened in Varanasi, happened in Ahmedabad. It has happened in every part in Bangalore. So this is the Pakistan state-sponsored terrorism we have been facing for the past 70 years. And Pahalgam incident, I must tell you friends, you must have all seen it on television, the way they were killed. They were asked for their faith. The women and children were kept away. Their family member was killed in front of them, and they were told, please go and take this message around the nation. वहीं प्रतिनिधि मंडल के सदस्य आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने कहा कि दुनिया की हर आतंकी घटना में पाकिस्तान का हाथ होता है। प्रधानमंत्री मोदी वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। हम यही चाहते हैं कि हम भी विकास करें और दूसरे देशों को भी विकास करने दें। आप दुनिया की कोई भी घटना हुई हो टेररिज्म की, उसके पीछे आपको पाकिस्तान का हाथ मिलेगा। चाहे वो ओसामा बिन लादेन ने 9/11 कराया हो, चाहे यूके में मेट्रो में बम्बिंग हुई हो, चाहे फ्रांस में हुई हो, कहीं भी आप जाएंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो ऐसा नहीं कर रहे। हम भारत के प्रधानमंत्री जी वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा में पूरा विश्वास रखते हैं और पूरी देश में हमारा यही रहता है कि हम शांति दें, हम भी ग्रो करें, दूसरे भी ग्रो करें, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम मतलब पूरा विश्व एक परिवार है। वो हमारी मान्यता तो ये है, हमारे प्रधानमंत्री जी की मान्यता ये है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस समय लंदन में है। अपनी लंदन यात्रा के दौरान टेविस्टॉक स्क्वायर पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने महात्मा गांधी के सिद्धांत को प्रासंगिक बताते हुए कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के इस युग में उनका संदेश उतना ही महत्वपूर्ण है। We have come to pay our respects, offer flowers to his statue. Mahatma Gandhi's principle is all the more relevant today, of non-violence, of truth, of amity, of sadbhav. In this age of terrorism, sponsored from across the border by Pakistan, his message is equally important. But as Prime Minister Modi ji said, शांति भी जरूरी है, आतंकवाद भी जरूरी नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह किर्गिस्तान के दौरे पर हैं और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बिश्केक में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि बिश्केक में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने ये भी लिखा कि भारत और किर्गिस्तान समान सांस्कृतिक मूल्यों और सभ्यतागत तथा ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित संबंधों को साझा करते हैं। द्विपक्षीय संबंधों और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने में भारतीय प्रवासियों का महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करता हूं। और केंद्र सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और किसानों की आय में वृद्धि के निरंतर प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान भी चलाया जा रहा है, जहां पर कृषि विशेषज्ञ किसानों से सीधा संवाद करके उन्नत खेती पर चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में करगिल के कृषि विज्ञान केंद्र में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत स्थानीय किसानों से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और किसानों कल्याण सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई।
अभियान के तहत पूरे क्षेत्र के किसानों की उत्साहपूर्वक भागीदारी देखी गई, जिस कई गांवों में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें केवीके और लाइन विभागों की टीमों ने इंटरैक्टिव सत्र और प्रदर्शन आयोजित किए। करगिल ब्लॉक में 3 प्रमुख गांवों बारू, टिटी, चुमिक और पोयेन को कवर करके अभियान की शुरुआत की गई। और बात करें मौसम की, तो देश के पूर्वोत्तर में भारी वर्षा के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और ऐसे वक्त में राहत और बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में दिन रात जुटी हुई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के सीएम और मणिपुर के राज्यपाल से हालात की जानकारी लेते हुए आश्वासन दिया है कि हर विषम परिस्थिति से निपटने के लिए मोदी सरकार चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी हुई है। देश के कई राज्यों में गर्मी के बीच पूर्वोत्तर में बारिश का कहर दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग में लगातार तीसरे दिन भी भारी बारिश जारी रही। आईएमडी ने असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बारिश की उम्मीद के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर बाढ़ पीड़ित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और मणिपुर के राज्यपाल से उनके राज्यों में जारी बारिश के मद्देनजर बात की। साथ ही उन्हें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मोदी सरकार पूर्वोत्तर के लोगों के समर्थन में चट्टान की तरह खड़ी है। त्रिपुरा में भारी बारिश के कारण अगरतला शहर के कई हिस्सों में जल भराव देखने को मिला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने अगरतला में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविरों का दौरा किया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सब टीम और उसके बाद आपदा मित्र का जो टीम है, हमारा कार्यकर्ता भी सब एक साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और अब बारिश हो रहा है तो आप समझ रहे हो, डिजास्टर का तो कोई आप बोल नहीं सकते हो नहीं आए। तो हम लोग की तरफ से सबको यही कह रहा हूँ, जहाँ पर पानी ज़्यादा है, अभी बोट वहाँ पर लगा हुआ है, तो जल्दी जल्दी जो हम लोग जो जहाँ हम लोग ये विभिन्न स्कूल में हम लोग शेल्टर बनाया, तो वहाँ पर आ जाए पहले। असम और उसके पड़ोसी राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश के बाद डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्रा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ के पानी में फंसे लगभग 350 लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा टीमों द्वारा बचाया गया। इस बीच राज्य के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता और राहत प्रदान करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मंत्री ने घोषणा की कि बाढ़ में जान गंवाने वाले 5 लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उत्तरी सिक्किम के दजोंगो क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण तीस्ता नदी के उफान के कारण फिदांग बेली ब्रिज आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। मानगांग जिले में 1400 पर्यटकों के फंसे होने की सूचना के बाद कुछ लोगों को हवाई मार्ग से बाहर निकाला गया है। अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण पूर्वी कामेंग और सुबनसिरी में 2 अलग अलग भूस्खलन में 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं मिजोरम के आइजोल में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लांगतलाई, कोलासिब, आइजोल में भारी बारिश हुई। कुछ स्थानों पर राजमार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। मणिपुर में इंफाल नदी में 3 स्थानों पर दरारें आ गईं, जिससे इंफाल पूर्वी जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए। इस बीच बोको के पास कामरूप जिले में NH-17 का एक हिस्सा बाढ़ में बह गया है, जिससे सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दोपहर के बाद झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और बात करें कोरोना की, तो पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 363 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 383 मरीज ठीक भी हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना का ये जो नया वेरिएंट है, ये मध्यम संक्रामकता वाला है और चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। मौजूदा समय में देश में 3758 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। दोनों संक्रमित व्यक्ति जो थे वो अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे। राज्यवार आंकड़ों की बात की जाए तो केरल में कोरोना के 64 नए मामले सामने आए हैं। केरल में अब सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 1400 पहुंच गया है। ऐसे ही महाराष्ट्र में 485, दिल्ली में 436
और गुजरात में 320, पश्चिम बंगाल में 287, कर्नाटक में 238, तमिलनाडु में 199, उत्तर प्रदेश में 149 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। हालांकि ज्यादातर मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स एक। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सोलन में आज दोपहर बाद जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। तिरंगा यात्रा मॉल रोड से शुरू होकर होटल पैरागॉन तक निकाली जाएगी। और समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी को पर्यटकों के लिए अब खोल दिया गया है। अब फूलों की घाटी अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी। उत्तराखंड से दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की विश्व धरोहर और प्रकृति प्रेमियों की पहली पसंद फूलों की घाटी को 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। फूलों की घाटी में विभिन्न समय में 500 से भी अधिक प्रजाति के फूल खिलते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक पहुँचते हैं। पिछले वर्ष यहाँ 19,500 पर्यटक पहुँचे थे, जिसमें 350 विदेशी भी शामिल थे। पर्यटकों से पार्क प्रशासन को 39,50,000 से अधिक की आय हुई थी। रविवार को पहले दिन 49 पर्यटक फूलों की घाटी के लिए रवाना हुए। घाटी में प्रवेश के लिए विदेशियों से 800 तथा भारतीयों से 200 रुपए शुल्क लिया जाता है, जबकि वरिष्ठ नागरिक व छात्रों से 100 रुपए शुल्क लिया जाता है। वहीं 12 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए घाटी में प्रवेश निःशुल्क है। चमोली के जिला पर्यटन अधिकारी ब्रिजेश पांडे ने बताया कि पर्यटक घाटी में पहुंचने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। घाटी में सभी सुविधाएं बहाल कर दी गई हैं। विश्व धरोहर फूलों की घाटी 1 जून 2025 को आज खोल दी गई है पर्यटकों हेतु। और अगर हम पिछले साल का आंकड़ा देखें तो कुल 19,500 इसमें यात्री आए थे और जिन्होंने फूलों की घाटी का दीदार किया था उसमें लगभग 350 विदेशी थे। यदि इनकम की बात करें तो उसमें लगभग 40 लाख की इनकम नंदा देवी फॉरेस्ट रिजर्व को हुई थी। इस बार हमारी तैयारियां पूर्ण हैं और जो हमारे पुराने मार्ग थे उसको ठीक कर लिया गया है। और मैं इस बार एक अच्छी बात ये हुई है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने valleyoflower.uk.gov.in करके एक वेबसाइट बनाई है, जिसके माध्यम से लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फीस का भुगतान भी कर सकते हैं। यहाँ पहुंचे पर्यटक आलोक व मनोज ने बताया कि वो फूलों की घाटी में जाने के लिए बेहद उत्सुक हैं और उन्हें ये मौका मिला है कि वो फूलों की घाटी का दीदार कर सकें। हम लोग जो हैं वैली ऑफ फ्लावर के ट्रैक पे जा रहे हैं और जैसा कि हमने तस्वीरों में ही देखा था कि बहुत सुंदर जगह है। पूरी वैली जो है फूलों से है और जैसा कि ट्रैक में अभी लग रहा है कि पूरे ट्रैक रूट पे ही फूल दिख रहे हैं, तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए। आज हम घांगरिया से फूलों की घाटी के लिए रवाना हो रहे हैं। फूलों की घाटी के बारे में बोलते हैं कि वहाँ 500 से अधिक फूलों की प्रजाति मिलती है, जो पर्यटकों के लिए खुल चुका है। गौरतलब है कि 1982 में सरकार द्वारा फूलों की घाटी को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था और 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया था। आज वैली ऑफ फ्लावर की घाटी, फूलों की घाटी आज आम पर्यटकों के लिए खोल दी गई है, जो जून माह से लेकर अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहती है। और इस घाटी में 500 से अधिक प्रजातियों के फूल खुले रहते हैं। विश्व धरोहर फूलों की घाटी को आज पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और आज बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक मौजूद हैं। वीडियो न्यूज़ के लिए वैली ऑफ फ्लावर से शेखर रावत।
और उत्तराखंड में केदारनाथ धाम यात्रा हर वर्ष नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। बाबा केदारनाथ के कपाट खुले 1 महीने का समय पूरा हो चुका है। कल 1 जून तक बाबा के दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या 7 लाख पार हो चुकी है। एक और जहां बाबा केदारनाथ के दर्शन को देश विदेश से पहुंचने आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है, तो वहीं स्थानीय लोगों के रोजगार को भी बढ़ती हुई इस यात्रा से लगातार लाभ मिल रहा है। दूसरी ओर शासन प्रशासन द्वारा यात्रा पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को दी जा रही सुविधाओं से सरकार को भी भारी राजस्व प्राप्त हो रहा है। और अब बात खेल की। नॉर्वे चेस के 6ठे दौर में विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने नॉर्वे के दिग्गज और पूर्व विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। ये गुकेश की कार्लसन के खिलाफ पहली ओवर द बोर्ड क्लासिकल जीत है। गुकेश के लिए ये कमबैक जीत रही। प्रतियोगिता के पहले दौर में काले मोहरों से खेलते हुए गुकेश को कार्लसन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। और पंजाब किंग्स ने आईपीएल में फाइनल में जगह बना ली है, जहां कल उसका सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। क्वालिफायर 2 में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया। मुंबई को दिए 204 रन के लक्ष्य को पंजाब की टीम ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पंजाब के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने सर्वाधिक 87 रन बनाए। इससे पहले मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाए। मुंबई की ओर से तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने 44 रन बनाए। और मंगोलिया में आयोजित हो रही कुश्ती की रैंकिंग सीरीज में भारत ने पुरुष वर्ग में 6 पदक जीतकर अपना अभियान खत्म किया, जिसमें 4 कांस्य 2 रजत शामिल रहे। भारत के अमन, जयदीप, अमित और बुक्की ने कांस्य पदक जीता, तो वहीं उदित और दीपक पुनिया ने रजत पदक हासिल किया। भारतीय सेना के सम्मान में केंद्र शासित लद्दाख के यूथ सर्विस एवं खेल विभाग की ओर से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली में सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। यूथ सर्विस एवं खेल विभाग के संयुक्त निदेशक ताहिर हुसैन ने कहा कि देश के अन्य हिस्सों की तरह लद्दाख में भी ये रैली हमारे सशस्त्र बलों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि ये फिट इंडिया मिशन का भी हिस्सा है। 3 जून को लद्दाख में विश्व साइकिल दिवस पर विशेष संस्करण आयोजित होगा। पूरे देश की तरह यूनाइटेड लद्दाख में भी आज तिरंगा रैली जो है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है। ये इसलिए है कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस है उनको ग्रेजुएट एक्सप्रेस करने के लिए ये रैली देश की तरह यहाँ भी मनाया जा रहा है। तो दूसरा यहाँ एक ये चीज़ है, ये फिट इंडिया मूवमेंट का उसका मिशन का एक पार्ट है। तो वर्ल्ड जो साइकिल डे जो है ये 3 जून को मनाया जा रहा है। तो संडे जो है ये स्पेशल एडिशन जो है देश की तरह यहाँ यूटी लद्दाख में भी मनाया जा रहा है। तो इसीलिए हमने ये आज साइकिल ड्राइव जो है ये ऑर्गेनाइज किया है। योग हमारे स्वस्थ जीवन का आधार है। योग के माध्यम से आप शारीरिक और मानसिक रूप से निरोगी रह सकते हैं। हर साल की तरह इस साल भी 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ यौगिक क्रियाएं जिनसे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। आप देखिए ये क्रियाएं और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आज आपको 2 तो ऐसे सरल से अभ्यास हम बताएंगे जिसको करते तुरंत आपके शरीर में लेजीनेस, लेथार्जिकनेस दूर हो जाएगी। सबसे पहला अभ्यास है भारत योग का अट्टाहास। अट्टाहास यानी लाफ्टर। लेकिन कैसा लाफ्टर? ये लाफ्टर आप ये मन में ध्यान रखते हुए करें कि यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, और ये भी ध्यान रखते हुए करें कि जो आप देंगे वही लौट कर आएगा। तो आप दोनों हाथों को खोल लीजिए, उंगलियों को चारों दिशाओं में खोल दीजिए, पेट को ढीला छोड़ेंगे, सीने को ढीला छोड़ेंगे। 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर। 1 2 और फिर हाथों को वापस लाकर आंखें बंद कर लीजिए। इस हास को अपने ऊपर बरसने दीजिए। थोड़ी देर आंख बंद करके रखेंगे,
फिर धीरे से आंखें खोल देंगे। अगर आप दिन में 5 बार ये अभ्यास करते हैं जो हमने आपको अभी अभी बताया, तो आपको कभी आलस से नहीं हो सकता और 80% डिजीजेस आपके दूर हो जाएंगे। कितना लाभकारी है। दूसरा काम आपको ये करना है, शिशु गति। शिशु यानी बच्चा। बच्चे को आप कभी आलस में नहीं देखोगे, बच्चे को आप कभी बिस्तर पे पड़े हुए लेजी लथार्जी नहीं देखोगे। वो हमेशा एक्टिव रहेगा, वो कुछ ना कुछ करना चाहता है। बस ऐसे ही हमको बालक हो जाना है। शिशु गति हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर प्रेशर डालती है। शिशु गति हमारे स्पाइनल रिलैक्सेशन को करती है। शिशु गति ब्लड के सर्कुलेशन को खोपड़ी की तरफ लेकर के आती है और शिशु गति इंस्टेंटली हमारे अंदर ऊर्जा भर देती है। क्या करना है, मैट पर भी कर सकते हैं, मैट का मुंह छोड़कर आप पूरे एरिया में भी घूम सकते हैं। इस तरह से हमें घुटने के बल हथेलियों को के द्वारा थोड़ी देर तक वॉक करना है, यानी शिशु की तरह गति करनी है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसके साथ साथ किलकारी भी भरनी है। कैसे? जब आप ऐसा कर लें थोड़ी देर, फिर वज्रासन में बैठ जाइए। आप देखेंगे इंस्टेंटली ब्लड का फ्लो खोपड़ी की तरफ आ गया। आप देखेंगे इंस्टेंटली चेहरा दमकने लगा, गुलाबी हो गया है। आप देखेंगे आपकी खोपड़ी से सारा आलस से दूर हो गया है। आपका मानसिक तनाव, आपका शारीरिक तनाव दूर हो चुका है। आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। पानी खूब पीते रहिए। ये बार बार हम कहते हैं, लेकिन फिर भी सब लोग पता है पर भूल जाते हैं। और अंतिम काम, गर्मी है या सर्दी है, 20 मिनट सनलाइट में जरूर बैठिए। गर्मियों में प्रातःकाल की सनलाइट ले लीजिए, सर्दियों में दिन की ले सकते हैं। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी, बौद्धिक क्षमताएं बढ़ेंगी, आलस से दूर होगा।